लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीटीआई एंड ईटीआई। ठीक। जो प्लांट है वो जो रेजिस्टेंस डेवलप करता है अगेंस्ट द बायोटिक स्ट्रेस, तो वो दो टाइप का रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स होता है। एक पीटीआई एंड जो एडवांस डिफेंस रिस्पॉन्स होता है वो ईटीआई होता है। ठीक। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। So mainly plants have two strategies to detect the pathogens. On the external face of the host cell conserved microbial elicitor कॉल्ड पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ठीक, जिसको बोलते हैं पैम। हमने लास्ट क्लास में देखा था पैम। तो पैम हो सकता है एलिसिटर या इफेक्टर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक। दैट पैम आर रिकॉग्नाइज्ड बाय रिसेप्टर प्रोटीन्स कॉल्ड पीआरआर। ये जो पीआरआर होता है ये प्रेजेंट होता है प्लांट के जो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक। ये रिकॉग्नाइज करता है या बाइंड करता है पैम मॉलिक्यूल को, जो कि पैथोजन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक। और रिजल्टिंग ये क्या डेवलप करता है, पीटीआई रिस्पॉन्स, जिसको बोलते हैं बेसल डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो वो पीटीआई रिस्पॉन्स डेवलप होता है पैम्प एंड पीआरआर के रिकॉग्निशन से। ठीक। सो पैम्प आर टिपिकली एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ होल क्लासेस ऑफ पैथोजेंस। ठीक। तो जो पैम्प मॉलिक्यूल होता है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, जैसे फंगस के केस में है फ्लैजिलिन, देन लिपोपॉलीसेकेराइड, पेप्टाइडोग्लाइकान्स, दीज आर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये पैम के एग्जाम्पल हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं किससे, पीआरआर से, और वो डेवलप करते हैं पीटीआई रिस्पॉन्स। ठीक। नेक्स्ट है प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू एंडोजिनस मॉलिक्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं डैम। डैम क्या है, एक टाइप से डैमेज या डेंजर एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न्स। डैम मॉलिक्यूल जो होता है ये डेवलप होता है आफ्टर द इन्वेजन ऑफ द पैथोजन। ठीक। तो ये जो डैम मॉलिक्यूल है इसका एग्जाम्पल है सेल वॉल और क्यूटिकुलर जो फ्रेगमेंट्स होता है वो डैम का एग्जाम्पल है यहाँ पर। ठीक। तो आपको याद रखना है कि डैम का एग्जाम्पल यहाँ पर है सेल वॉल और क्यूटिकुलर फ्रेगमेंट्स। बट डैम मॉलिक्यूल्स जनरेट्स आफ्टर द इन्वेजन ऑफ द पैथोजन। ठीक। ना तो ये सिंगली होस्ट सेल में प्रेजेंट होता है, ना तो ये पैथोजन बॉडी में प्रेजेंट होता है। आफ्टर द इंटरेक्शन ऑफ पैथोजन एंड होस्ट सेल डैम मॉलिक्यूल विल जनरेट। ठीक। तो ये इंटरेक्शन के बाद ही बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टिमुलेशन ऑफ पीआरआर लीड्स टू पैम ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। ठीक। जो पीआरआर है ये अगर स्टिमुलेट होता है तो ये बनाता है क्या, इम्यूनिटी, जो रिस्पॉन्स देता है पैम ट्रिगर्ड इम्यूनिटी इसको बोलते हैं, ये शॉर्ट में पीटीआई। ठीक। तो ये फर्स्ट जो स्ट्रेटजी होता है प्लांट का अगेंस्ट द पैथोजन, तो जो फर्स्ट स्ट्रेटजी होता है उसको बोलते हैं पीटीआई। ठीक। नेक्स्ट है सेकेंड स्ट्रेटजी ईटीआई। Okay, so pattern recognition receptor known as PRR fall into one of the two receptor classes. कौन कौन से हैं इसके, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर काइनेज। ठीक। सेकेंड वन ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर लाइक प्रोटीन, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं आरएलके एंड आरएलपी। ओके, रिसेप्टर काइनेज एंड रिसेप्टर लाइक प्रोटीन, दो तरह का पीआरआर होता है। जो काइनेज डोमेन होता है ये साइटोप्लाज्म के साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक। तो ये साइटोप्लाज्मिक काइनेज होता है जो कि अटैच्ड होता है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन से। ठीक। जो काइनेज है ये एब्सेंट होता है इनके साथ रिसेप्टर लाइक प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मिक काइनेज डोमेन होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिसेप्टर लाइक प्रोटीन। सो बेसिकली पीआरआर जो होता है ये दो तरह का होता है, रिसेप्टर काइनेज एंड रिसेप्टर लाइक प्रोटीन, आरएलके एंड आरएलपी। सो इन केस ऑफ आरएलपी लैक एनी अपरेंट इंटरनल सिग्नलिंग डोमेन, जो कि होता है काइनेज, साइटोप्लाज्म के साइड पर प्रेजेंट होता है। तो जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, एक में काइनेज होता है, एक में काइनेज एब्सेंट होता है। ठीक, याद रखना है आपको। देन नेक्स्ट है जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, या जो जिसको बोलते हैं एडवांस डिफेंस मैकेनिज्म। तो द सेकेंड क्लास ऑफ परसेप्शन इन्वॉल्व्स रिकॉग्निशन बाय इंट्रासेलुलर रिसेप्टर ऑफ द पैथोजन, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर ऑफ पैथोजन वायरुलेंस मॉलिक्यूल्स बाय आर प्रोटीन मॉलिकुलर पैटर्न।
जिसको हम बोलते हैं बेसिकली NLR, ठीक। या जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लास है आर जीन का मॉलिकुलर पैटर्न है, उसको बोलते हैं NBS-LRR, जो कि है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन ल्यूसिन रिच रिपीट, ठीक। तो जो पैथोजन का वायलेंस मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं इफेक्टर, इफेक्टर रिकॉग्नाइज होता है NLR से, जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, जो कि आर जीन का प्रोडक्ट है एक टाइप से, या आर प्रोटीन उसको बोल सकते हैं। आर जीन का जो प्रोडक्ट है आर प्रोटीन, उसका जो डोमेन होता है उसको बोलते हैं NLR। तो वो NLR क्या करता है, इफेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है। आफ्टर द रिकॉग्निशन दैट डिफेंस रिस्पॉन्स इज नोन एज इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, ठीक। सो इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी इज एडवांस लाइन ऑफ डिफेंस, या इसको बोल सकते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आफ्टर द PTI। अगर पैथोजन को ब्रीच करना है होस्ट सेल को, तो वो क्या करता है, इफेक्टर रिलीज करता है। इफेक्टर वो डायरेक्टली होस्ट सेल के अंदर रिलीज कर सकता है, और वो जो इफेक्टर होता है उसको रिकॉग्नाइज करेगा आर जीन, ठीक। सो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस होता है इन केस ऑफ ETI। ETI इज ए टाइप ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। इन केस ऑफ PTI, PTI इज जनरल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके। सो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि ETI जो है एडवांस से स्पेसिफिक होता है, whereas PTI जो है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक, जनरल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस होता है। PTI एक्चुअली क्या है कि वो अगर माइक्रोब्स है, पैथोजन है, तो सबके अगेंस्ट कोई भी बायोटिक अगर वहां पर स्ट्रेस आता है, तो वहां पर PTI रिस्पॉन्स होता है वो एक्टिवेट होता है। बट जो ETI है स्पेसिफिक पैथोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। हेलो? यस सर। ओके। So this mode of recognition leads to co-evolutionary dynamics between the plant and pathogen. That's why it is quite different from PTI. तो इसमें पैथोजन जो है, पैथोजन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है प्लांट या होस्ट सेल को, ठीक। सो डायरेक्ट इंटरेक्शन भी हो सकता है बिटवीन द इफेक्टर एंड आर प्रोटीन मॉलिक्यूल या आर प्रोटीन डोमेन, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे जो होता है वो एडवांस उसको बोल सकते हैं, डायरेक्ट वे से वो थोड़ा एडवांस होता है। जैसे डिफरेंट टाइप के मॉडल हैं, ठीक। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल है वो इसी इफेक्टर और जो आर प्रोटीन डोमेन है इनके रिकॉग्निशन के बेसिस पे वो मॉडल दिए गए हैं, ठीक। जैसे गॉड मॉडल है, ठीक। या बोल सकते हैं कि गॉड मॉडल में डायरेक्ट मॉडल होता है, इनडायरेक्ट मॉडल होता है, तो सारे ये ETI के बेसिस पे वो मॉडल जो हाइपोथेसिस है वो दिए गए हैं, ठीक। तो इसलिए इसको बोलते हैं को इवोल्यूशनरी डायनेमिक्स, कि अगर पैथोजन डायरेक्टली अगर इफेक्टर को रिलीज कर रहा है, ठीक, आर प्रोटीन के लिए, या जो उसका जो स्पेसिफिक प्रोटीन जो होस्ट के सेल के अंदर होता है वो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक। तो उसको अवॉइड करने के लिए प्लांट के पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म वो डेवलप करता है, ठीक, अवॉइड करने के लिए फैक्टर को, ठीक। तो अगर सक्सेसफुल कंफर्टेबल वहां पर रिएक्शन होता है, तो वहां पर क्या होगा, एक टाइप से डिजीज डेवलप होगा, ठीक। तो इसलिए अगर इनकम्फर्टेबल रिएक्शन होगा तो वहां पर रेजिस्टेंस रिएक्शन डेवलप होगा। इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में, अब यहाँ पर केवल आउटलाइन है इसका। नेक्स्ट पॉइंट है जनरली PTI एंड ETI गिव राइज टू सिमिलर रिस्पॉन्सेज, ऑल्दो ETI इज इक्विवेलेंट qualitatively stronger and often involves a form of localized cell death called hypersensitive response, ठीक। तो HR रिस्पॉन्स देता है, ठीक, इन केस ऑफ ETI, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो होता है वो साइटोसोलिक भी होता है और एपोप्लास्टिक दोनों फॉर्म में होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, इसलिए यहाँ पर ग्रेटर रिस्पॉन्स देता है ये HR का, ठीक। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है वो दोनों में बनता है, PTI एंड ETI दोनों में डेवलप होता है, उसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट है PTI जनरली इफेक्टिव अगेंस्ट नॉन एडेप्टेड पैथोजेंस इन ए फिनोमिना कॉल्ड नॉन होस्ट रेजिस्टेंस, ठीक। तो PTI जनरली
हर टाइप के जो माइक्रोब्स हैं वो अगर इंटरेक्ट होते हैं होस्ट सेल से तो पीटीआई एक्टिवेट होता है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ठीक। Whereas ETI इज एक्टिव अगेंस्ट एडाप्टेड पैथोजेंस, ठीक। जो एक्चुअल में उसका जो डोमेन है, ठीक, जो इफेक्टर या कोई भी पैथोजन मॉलिक्यूल जो आ रहा है होस्ट सेल के अंदर, उसका अगर कोई स्पेसिफिक डोमेन अगर प्रेजेंट है होस्ट सेल के अंदर कि वो कोप अप कर सके उस इफेक्टर मॉलिक्यूल से, पैथोजेनिक मॉलिक्यूल से, तभी वहां पर ईटीआई जो होगा वो डेवलप होगा। इसलिए यहाँ पर है ईटीआई इज एक्टिव अगेंस्ट एडाप्टेड पैथोजेंस, ठीक। सक्सेसफुल पैथोजेंस आर एबल टू सप्रेस पीटीआई रिस्पॉन्सेज and thereby multiply and cause disease. So they achieve suppression through the deployment of effector proteins. तो जो ब्रीच करता है पीटीआई को या पीटीआई रिस्पॉन्स को या पीआरआर को, तो वो ब्रीच करता है थ्रू द इफेक्टर प्रोटीन्स। तो इफेक्टर प्रोटीन जो होता है डिप्लॉय करता है इनसाइड द होस्ट सेल। जो पीटीआई है ये केवल सेल मेम्ब्रेन पे उसका मॉलिक्यूलर पैटर्न होता है, ठीक। तो उसको क्रॉस करने के लिए इफेक्टर मॉलिक्यूल को रिलीज करता है, ठीक। तो यहाँ पर ईटीआई रिस्पॉन्स डेवलप होता है। PTI and ETI involve activation of two distinct classes of receptors. First one is PRR and second one is NLR. तो NLR जो है ये ETI के लिए होता है, PRR होता है PTI के लिए, ठीक। सो एंड डिफरेंट स्टेप्स जो होता है इसमें अर्ली सिग्नलिंग में वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी मोस्ट ऑफ द जो डाउन रेगुलेशन होता है, ठीक, सिग्नलिंग पाथवे जो होता है, डाउन रेगुलेशन सिग्नलिंग पाथवे, वो दोनों में कॉमन होता है, मोस्ट ऑफ द सिमिलर होता है मैकेनिज्म। बट अर्ली जो रिस्पांस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है दोनों में, उसको आगे देखेंगे। सो यहाँ पर दो मैकेनिज्म है रेजिस्टेंस का, पीटीआई एंड ईटीआई। पीटीआई में जो पीआरआर है ये रिकॉग्नाइज करता है पैम को, मैम को, ठीक, जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है। और पीआरआर दो तरह का होता है, आरएलके एंड आरएलपी, ठीक। नेक्स्ट है इफेक्टर इनके साथ पीटीआई। तो इफेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन जो कि ल्यूसिन रिच रिपीट होता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं जनरली एनएलआर। तो इसमें जो डोमेन होता है एन टर्मिनल और सी टर्मिनल डोमेन होता है। तो उसको जब आरजीन हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में उसको देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर दो तरह का होता है ये रिस्पॉन्स। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स डिफेंस प्रोसेस रिलाई ऑन इम्यून रिसेप्टर्स फाउंड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो पैम्प जो होता है, ठीक, या माइक्रोबियल एसिड जो होता है वो कंजर्व्ड पैथोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक। तो ये एसेंशियल होते हैं फॉर देयर रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए, जैसे पैथोजन है, पैथोजन का कोई भी मॉलिकुलर पैटर्न है, ठीक, जिसको बोल सकते हैं पैम्प। पैम्प मॉलिक्यूल जो है, या वो में भी एलिसिटर हो सकता है या इफेक्टर हो सकता है, ठीक। तो वो जो एलिसिटर है वो रिसेप्टर से जब रिकॉग्नाइज होगा, ठीक, रिकॉग्निशन के बाद क्या होता है वहाँ पर फर्स्ट इवेंट होता है प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन। तो प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन, आयन फ्लक्स, ओके, एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेशन, ये तीन जो स्टेप्स होते हैं ये अर्ली सिग्नलिंग इवेंट में आते हैं, ठीक। अगर क्वेश्चन आता है अर्ली सिग्नलिंग इवेंट तो उसमें प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन, आयन फ्लक्सेस, ठीक, एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेशन, ठीक, ये तीन होते हैं अर्ली इवेंट में। तो जो प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन होता है, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होता है वो मे बी H2O2 हो सकता है, फ्री रेडिकल्स हो सकता है, या हाइड्रोक्सिल आयन हो सकता है, ठीक। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जब जनरेट होता है वो क्या करता है, नेक्स्ट प्रोसीड करता है वहां पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के जनरेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है आयन फ्लक्स होता है, ठीक। तो आयन फ्लक्स जो होता है वो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड आयन फ्लक्स होता है, ठीक। तो इसमें जो इनसाइड द जो साइटोप्लाज्म होता है, जैसे पोटेशियम आयन है, वो पोटेशियम आयन को क्या करता है, ई फ्लक्स करता है, ठीक। ई फ्लक्स मीन्स वो आउटसाइड द साइटोप्लाज्म जाता है, ठीक। देन जो कैल्शियम आयन होता है वो, या हाइड्रोजन आयन, वो इनफ्लक्स होता है, ठीक। तो कैल्शियम रिच जब साइटोसोल जो साइटोसोल होता है जब वो कैल्शियम रिच हो जाता है तो वहां पर जो सिग्नलिंग पाथवे होता है वो प्रोसीड करता है, उसको बोलते हैं सीडीपी के,
कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज पाथवे, ठीक। या और तरह के होते हैं एमएपी के, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। तो आयन फ्लक्सेस के बाद वो पाथवे स्टार्ट होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, पैथोजन परसेप्शन के बाद क्या होता है, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, देन जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, आफ्टर दैट आयन फ्लक्स, ठीक। आयन फ्लक्सेस में दो तरह का होता है ये, ई फ्लक्स एंड इन फ्लक्स। ई फ्लक्स में क्या होता है, पोटेशियम आयन आउटसाइड द साइटोसोल जाता है, और इन फ्लक्स में होता है कैल्शियम आयन, ठीक। कैल्शियम आयन का एंट्री होता है इनसाइड द साइटोसोल। देन सीडीपी के या एमएपी के पाथवे जो होता है, सिग्नलिंग पाथवे, वो स्टार्ट होता है यहाँ पर, ठीक। तो ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होता है, ये एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है इसके पास, ठीक। तो ये एक्ट करता है एक टाइप से टॉक्सिन की तरह अगेंस्ट द पैथोजन। तो अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ज्यादा जनरेट हो रहा है, ठीक, एक अमाउंट में ज्यादा जनरेट होता हो रहा है, तो वो एक टाइप से टॉक्सिन की तरह वर्क तो कर रहा है, ठीक, अगेंस्ट द पैथोजन, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होगा। बट अगर ये एक्सेस अमाउंट में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनता है, तो ये अल्टीमेटली अफेक्ट करता है होस्ट सेल को, ठीक। तो इसलिए ज्यादा अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो हार्मफुल होता है होस्ट सेल के लिए, ठीक। उसको आगे देखेंगे अभी। देन ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का जनरेशन होता है, ये डिटरमाइन कर सकते हैं इसको डिफरेंट टाइप के जो डिफेंस एंजाइम है, ठीक। जैसे सॉर्ट है, पाल एंजाइम है, ठीक, या कैटलेज है, पेरोक्सीडेज एंजाइम है, ठीक। ये सब जो डिफेंस एंजाइम है, ये इसको कंट्रोल करते हैं एक टाइप से, ठीक। देन उसके बाद जब ये एक्टिवेशन हो जाता है सिग्नलिंग पाथवे का, फिर वो प्रोसीड करता है तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होता है, ठीक। जैसे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, टीजीए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ब्रिकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, तो उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक। तो जब वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, देन क्या होता है, डिफेंस जीन जो होता है उनका एक्सप्रेशन आता है। तो डिफेंस जीन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पीआर प्रोटीन है, ठीक, वो जब एक्सप्रेस करेंगे, तो एक्सप्रेशन के बाद वो एस ए आर एच आर पाथ जो रिस्पॉन्स है उसको देते हैं। एस ए आर मीन्स सैलिसिलिक एसिड जो होता है, वो एस ए आर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है एस आर के लिए। तो ये सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस डेवलप करता है, ठीक। तो एच आर हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंस, ठीक, वो सारे डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर ओवरव्यू है इस चीज का कि जब परसेप्शन होगा, परसेप्शन के बाद अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पर डिफेंस जीन का एक्सप्रेशन होता है। और जब डिफेंस जीन का एक्सप्रेशन होगा, तो वो एस ए आर जो है, ये एक टाइप से एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है, या एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो होता है, वो डेवलप करता है, ठीक, डिफेंस जीन एक्सप्रेस के थ्रू। तो ये एक टाइप से डिफेंस जो प्रोसेस है उसका ओवरव्यू है। आगे इसको देखते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। सर ये NADPH ऑक्सीडेज वाला एक बार थोड़ा और बताना। ओके। NADPH ऑक्सीडेज जो होता है, ये मेम्ब्रेन एसोसिएटेड ऑक्सीडेज होता है, ठीक। एक्चुअली यहाँ पर दो तरह का ऑक्सीडेज प्रेजेंट होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के लिए। एक तो होता है पेरोक्सीडेज, ठीक, पेरोक्सीडेजेस, ठीक। सो पेरोक्सीडेजेस जो होते हैं वो सेल वॉल एसोसिएटेड होते हैं, ठीक। मीन्स वो एपोप्लास्ट या सेल वॉल में प्रेजेंट होंगे, तो वो पेरोक्सीडेज होते हैं। सेकंड जो ऑक्सीडेज होता है, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो NADPH ऑक्सीडेज होता है। NADPH ऑक्सीडेज प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक। सेल मेम्ब्रेन पे जो NADPH ऑक्सीडेज प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, जो एक्चुअल में O2 है, ऑक्सीजन है, उसको लेकर फिर ये डिफरेंट टाइप के रेडिकल बनाता है, ठीक। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है उनके फ्री रेडिकल्स बनाता है, ठीक। तो वो एक टाइप से जो सेल है उनके लिए अगर एक्सेस अमाउंट में बनता है, तो वो हार्मफुल होता है। तो एक्चुअल में NADPH ऑक्सीडेज का वर्क क्या होता है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS को जनरेट करता है, ये उसमें ये इसका वर्क होता है NADPH ऑक्सीडेज का, जो कि प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक। क्लियर है? ओके। ओके सर। ओके। सर एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का एग्जांपल सर क्या बताया था? हेलो, हेलो। सर सर वो एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, यस। सर उसका एग्जांपल सर आप क्या बताया था? हाँ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में ब्रिकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है, ठीक,
टीजीए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, उसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। वो अभी यहाँ पर मैं केवल ओवरव्यू इसका दे रहा हूँ, जो एक एक स्टेप है, ठीक। फिर इसको कंबाइंडली देखेंगे पूरा प्रोसेस। तो उसमें नोट कर सकते हो आप लोग वेरिकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, टीजीए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक। तो ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो उनमें इसका रोल होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है ये एक्टिवेट करता है किसको, डिफेंस जीन को। ओके, नेक्स्ट है इफ ए प्लांट डिटेक्ट्स एन इन्वेजन, मीन्स कोई पैथोजन अगर वहां पर इंटरेक्ट हो रहा है प्लांट होस्ट सेल पे, then a set of inducible defense responses is deployed. These inducible program cell death is HR, hypersensitive response हो सकता है, ठीक। टिश्यू reinforcement at the site of infection, ठीक। एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स, जिसको हम बोल सकते हैं फाइटोलैक्जिन्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, ठीक, या फाइटो एंटीसिपिन, दीज आर द एंटी माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स। एंड इंडक्शन ऑफ डिफेंस एसोसिएटेड जीन्स एक्सप्रेशन, ठीक। तो ये सारे इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ पैथोजन टू द प्लांट, ठीक। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ लोकल रिस्पॉन्स एट द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन कैन बी फॉलोड बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी इम्यूनिटी थ्रू आउट द प्लांट। उसको बोलते हैं सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, SAR। पहले क्या होगा, LAR, लोकल या लोकली एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, देन LAR के बाद क्या डेवलप होगा, SAR, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेप है इसका, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन के बाद रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। सो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज इट इज ए हॉलमार्क ऑफ सक्सेसफुल रिकॉग्निशन ऑफ इन्फेक्शन एंड द एक्टिवेशन ऑफ प्लांट डिफेंस। तो जब कभी किसी भी प्लांट में कोई भी पैथोजन इंटरेक्ट करता है या इन्फेक्शन करता है, तो उसमें जो डिफेंस जीन होते हैं या डिफेंस एंजाइम जो होते हैं, उनकी एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक। तो एलिवेशन होता है उनके एक्सप्रेशन में, उसको अगर हम मेजर कर रहे हैं, ठीक। अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को तो डायरेक्ट हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को मेजर करने के लिए हम क्या मेजर करते हैं, जो डिफेंस एंजाइम है या डिफेंस जीन जो है, ठीक, उनके एक्सप्रेशन को हम मेजर करते हैं कि कितना वो एक्सप्रेस किया, ठीक। तो अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की बात करें तो जितना ज्यादा जो एंजाइम है, ठीक, वो उसका अगर एक्टिविटी ज्यादा है, ठीक, जो एंजाइम है, तो इस इट मीन्स वहां पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का जनरेशन हो रहा है, ठीक। अगर वहां पर एक्टिविटी उसका नील है तो मीन्स पैथोजन वहां पर इन्फेक्ट नहीं किया है, ठीक। तो जनरली विदाउट सिम्टम अगर हमें पैथोजन के इन्फेक्शन को डिटेक्ट करना है तो हम जीन या एंजाइम के एक्सप्रेशन को देखते हैं, ठीक। सो तो जो एक्सप्रेशन को हम देखते हैं वो अल्टीमेटली डिटरमाइन करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को। इसको आगे देखेंगे। इट इज ए हॉलमार्क ऑफ सक्सेसफुल रिकॉग्निशन ऑफ इन्फेक्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ प्लांट डिफेंसेस। So ROS play many signaling function, can act as a local toxins या एंटीमाइक्रोबियल इसको बोल सकते हैं एजेंट। सेवरल एंजाइमेटिक मैकेनिज्म लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, NADPH ऑक्सीडेज, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, NADPH ऑक्सीडेज, एंड सेल वॉल पेरोक्सीडेज, ठीक। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ROS डिटेक्टेड इन द एपोप्लास्ट। तो ये जो NADPH ऑक्सीडेज होता है और पेरोक्सीडेज होता है, ये क्या करता है, जनरेट करता है ROS को। ओके, सो ROS have been mainly associated with pathogen attack. ROS are also detected in other biotic interaction, including beneficial symbiotic interaction with bacteria or mycorrhiza, suggesting that ROS production is common feature. तो आपको ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ROS का जनरेशन होता है, ठीक, पैथोजन के केस में तो वो बनेगा ROS, ठीक, ROS का जनरेशन होता है, बट जो नॉन पैथोजेनिक एजेंट है लाइक माइकोराइजा या सिम्बियोटिक एसोसिएशन जो हो रहा है, ठीक, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया के साथ, उसमें भी ROS का प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है कि ROS का जो प्रोडक्शन होता है वो पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक दोनों के केस में डेवलप होता है ROS, ठीक। सो ए रैपिड एंड ट्रांजिएंट प्रोडक्शन ऑफ ROS टर्म्ड एज ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। सो ऑक्सीडेटिव बर्स्ट जो बनता है ये
रैपिड ट्रांजिएंट प्रोडक्शन होता है आरओएस का, उसी को हम टर्म में बोलते हैं ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। ठीक, इट इज ए हॉलमार्क ऑफ सक्सेसफुल रिकॉग्निशन ऑफ प्लांट पैथोजेंस। ठीक, अगर वहां पर आरओएस का जनरेशन हो रहा है या ऑक्सीडेटिव बर्स्ट हो रहा है, इट मींस पैथोजन का वहां पर रिकॉग्निशन हो चुका है। ठीक, सो द प्रोडक्शन ऑफ आरओएस, आरओएस के एग्जांपल यहाँ पर कुछ जैसे ऑक्सीजन रेडिकल्स H2O2 हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक, इट इज टिपिकली एपोप्लास्टिक एंड बाईफेजिक। तो जो आरओएस डेवलप होता है, बनता है आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ पैथोजन मॉलिक्यूल्स टू द होस्ट सेल, तो ये दो स्टेप में बनता है। एक होता है फर्स्ट अनस्पेसिफिक, या इसको बोल सकते हैं ट्रांजिटरी फेज। ठीक, सेकेंड वन होता है सस्टेन्ड फेज दैट अगर्स आवर्स आफ्टर द पैथोजन अटैक। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो फर्स्ट अनस्पेसिफिक या ट्रांजिटरी फेज जो होता है वो विद इन द मिनट, जैसे पैथोजन कोई रिकॉग्नाइज हुआ, ठीक, होस्ट सेल पे, तो विद इन अ मिनट वहां पर ट्रांजिटरी फेज होगा जिसमें आरओएस का जनरेशन होगा। ठीक, सेकेंड वन होता है सस्टेन्ड फेज। सस्टेन्ड फेज में क्या होता है, जब सक्सेसफुल रिकॉग्निशन हो जाएगा, देन आफ्टर ए आवर वो वहां पर डेवलप होता है आरओएस। ठीक, तो ये आफ्टर पैथोजन अटैक होता है। ठीक, तो दो इसको याद रखना है आपको। मोस्टली जो सस्टेन्ड फेज होता है, ठीक, ये इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी आरओएस। ठीक, ये जो होता है ये पैथोजेनिसिटी के अगेंस्ट वर्क करता है। ठीक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन दोनों में जो होता है वो सेकेंड या सस्टेन्ड फेज का जो आरओएस होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, जो कि मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म में जनरेट होता है। ठीक, सो द सेकेंड फेज एंड यूजुअली एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिफेंस और एचआर। ठीक, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेकेंड फेज आरओएस। So ROS production is detected during the activation of both PTI and ETI. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। जो PTI एंड ETI होता है दोनों के केस में ROS का प्रोडक्शन होता है। ठीक, ROS can kill the pathogen especially in the case of the more reactive species like hydroxyl radicals। ठीक, तो जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, टू आज द पैथोजन अटैक। ठीक, ROS could also contribute to the establishment of physical barriers that are formed at the site of infection या interaction of many pathogens by cross linking of cell wall glycoproteins। तो जो आरओएस होता है, जब पैथोजन ब्रीच आउट करता है किसी भी सेल वॉल को, होस्ट का जो सेल वॉल होता है उसको जब डिसइंटीग्रेट या डैमेज करता है पैथोजन या पैथोजन का कोई मॉलिक्यूल, तो वहां पर क्या करता है आरओएस, ये फिजिकल बैरियर्स बनाता है थ्रू द क्रॉस लिंकिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो क्रॉस लिंकिंग में हो जाता है, तो टफ हो जाता है पैथोजन के लिए ब्रीच आउट करने के लिए। ठीक, सिंपल जो स्ट्रक्चर होगा उसको ब्रीच आउट कर देता है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग होता है सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन्स का। एंड डिपोजिशन ऑफ सम अदर मॉलिक्यूल लाइक काइटोजन, ठीक, सुबेरिन, क्यूटिन, इनका सबका डिपोजिशन होता है। ठीक, तो उसमें भी आरओएस कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से एक टाइप से जो फिजिकल बैरियर होता है या फिजिकल डिफेंस जो होता है अगेंस्ट द पैथोजन वो डेवलप होता है, उसमें आरओएस का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इसका पिक्चर आरओएस का। तो जैसे यहाँ पर देखिए कोई भी पैथोजन जो होता है वो उसका जो पैम्प मॉलिक्यूल है, ठीक, वो रिकॉग्नाइज होगा जो होस्ट का रिसेप्टर होगा। ठीक, रिसेप्टर साइड पे रिकॉग्नाइज होगा पीआरआर से। आफ्टर द रिकॉग्निशन यहाँ पर जो पेरोक्सिडेज प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, सेल वॉल एसोसिएटेड पेरोक्सिडेज, वो क्या करता है आरओएस को जनरेट करता है। ठीक, आरओएस के जनरेशन में हेल्पफुल होता है। एज वेल एज जो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड एनएडीपीएच ऑक्सीडेज होता है ये भी आरओएस के जनरेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक, फिर ये क्या करता है सिस्टमिक सिग्नलिंग करता है आरओएस। तो सिस्टमिक सिग्नलिंग में क्या होगा, इसको आगे नीचे यहाँ पर हम अभी देख सकते हैं। फिर सिस्टमिक सिग्नलिंग के बाद ये स्ट्रेंथिंग करता है सेल वॉल को। ठीक, जैसे कैलोज का डिपोजिशन कर सकता है क्यूटिन सुबेरिन। ठीक, तो क्यूटिन सुबेरिन या कैलोज डिपोजिशन जब होगा तो वहां पर जो पैथोजन है वो फिर
डैमेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हार्ड हो जाएगा ये, ठीक, स्ट्रेंथ आ जाएगा मेम्ब्रेन में, ठीक। तो इसमें भी ये हेल्पफुल होता है आरओएस। इसके बाद क्या होता है कि जब आरओएस का जनरेशन हो जाएगा, फिर वो क्या होता है कि ये जो आयन फ्लक्स होता है, जो अभी हम देखे थे कुछ स्लाइड पहले, जो आयन फ्लक्स होता है, इस आयन फ्लक्स में कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स होता है, ठीक। कैल्शियम आयन इनसाइड द साइटोसोल एंट्री होगा कैल्शियम आयन का। तो ये फिर कैल्शियम आयन क्या करेगा, डिफरेंट टाइप के सिग्नलिंग पाथवे को और एनएडीपीएच ऑक्सीडेज को भी ये हेल्प हेल्प करता है, ठीक। तो सिग्नलिंग पाथवे जो होते हैं वो सीडीपी के हो सकता है, एमएपी के हो सकता है, ठीक। एमएपी के या सीडीपी के जो है ये प्रोसीड होगा, ठीक। तो एमएपी के जो है माइट्रोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज जो होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक। इसमें फॉस्फोराइलेशन के बेसिस पे अलग अलग होते हैं, ठीक। इसमें कितने फॉस्फोराइलेशन इवेंट्स होते हैं, ठीक। फिर जो साइटोसोलिक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, ठीक, ये जनरेट होता है और ये अल्टीमेटली अफेक्ट उसको करता है, ठीक। जो एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है साइटोसोल में, वो क्लोरोप्लास्ट का वर्क क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है या फोटो रिस्पिरेशन करेगा, ठीक। सो फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रिस्पिरेशन जो होता है वो ब्रेक होता है, ठीक, चेक हो जाता है, और वो फिर क्लोरोप्लास्ट वर्क करने लगता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के लिए, ठीक। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो होता है ये इंटरफेयर करता है किसके साथ, क्लोरोप्लास्ट के साथ, एज वेल एज जो माइटोकाइंडियल एक्टिविटी होता है उसको भी ये कंट्रोल करने लगता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो इसलिए अगर एक्सेस अमाउंट में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बन रहा है, ठीक, तो ये क्या करता है, अल्टीमेटली रेस्पिरेशन को भी अफेक्ट करेगा, एज वेल एज जो फोटोसिंथेसिस या फोटो रेस्पिरेशन है उसको भी अफेक्ट करता है। तो जब वहाँ पर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो जब फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर वो अल्टीमेटली जो वो सेल है उसको अफेक्ट करेगा। तो इसलिए रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज अल्टीमेटली हार्मफुल होता है किसके लिए, जो प्लांट का सेल है जहाँ पर ये जनरेट होता है उसके लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली किल कर रहा है उस सेल को। डिफेंस तो ये कर रहा है, लेकिन डिफेंस के साथ साथ ये किल करता है, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइटोकाइंड्रिया क्लोरोप्लास्ट की एक्टिविटी भी अफेक्ट हो रही है। तो इस तरह से ये सेल को भी अल्टीमेटली अफेक्ट करता है। फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है ये पॉजिटिवली रेगुलेट करता है, या ये पॉजिटिवली रेगुलेट होता है किससे, एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड से, ठीक, जो हमने देखा था अभी, जैसे सॉड है, ठीक, जो पैरोक्सीडेज एंजाइम है, कैटालेज एंजाइम है, वो सारे एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम जो हैं वो पॉजिटिवली रेगुलेट करते हैं आरओएस, ठीक। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आरओएस कंट्रीब्यूट टू आर द सिग्नलिंग पाथवे, ठीक। कैसे ये करता है ये, एक तो ये एमएपीके के थ्रू कर सकता है। देन रिडॉक्स एक्टिविटी जो होता है, ठीक, जो रिडॉक्स एक्टिविटी है उसके थ्रू भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं, ठीक, उसको ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक, या उसको उसके एक्सप्रेशन में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक। एज वेल एज जो सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड है, सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, ये भी अल्टीमेटली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होता है, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। देन नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसको भी ये रेगुलेट कर रहा है, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है, ठीक। तो अल्टीमेटली ये हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, ठीक। देन इसके साथ साथ लिपिड पेरोक्सिडेशन होता है मेम्ब्रेन पे, उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का। तो एक साथ यहाँ पर कितने सारे इवेंट्स हैं, इनको आपको हाईलाइट करना है, ठीक। एक तो ये लिपिड पेरोक्सिडेशन करता है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स में इसका कंट्रीब्यूशन होता है, सैलिसिलिक एसिड के थ्रू एसएआर में भी इसका कंट्रीब्यूशन होता है, रिडॉक्स पोटेंशियल के थ्रू ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को भी एक्टिवेट करता है, ठीक। देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का जब एक्टिवेशन होगा देन ये डिफेंस जीन का एक्टिवेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जो कि ये सारे इवेंट्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के एक्टिवेशन के टाइम पे एनपीआर प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, एनपीआर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एनपीआर के जो फैमिलीज हैं, NPR1 NPR2 5, ठीक, तो उसको आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है, एनपीआर जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक, उस एनपीआर का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, मतलब वो ऑलिगोमराइजेशन होता है, ठीक। तो
ऑलिगोमराइजेशन से वो मोनोमराइज फॉर्म में जाता है। तो मोनोमराइज जो फॉर्म होता है उसका एनपीआर का, तो वो एनपीआर क्या करता है, जो न्यूक्लियर पोर होता है, ठीक, उस न्यूक्लियर पोर के थ्रू एंट्री करता है कहाँ पर, न्यूक्लियस में, ठीक। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को जाता है थ्रू द न्यूक्लियर पोर आफ्टर द मोनोमराइजेशन। जैसे वो ऑलिगोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक, ऑलिगोमेरिक फॉर्म से वो मोनोमेरिक फॉर्म में जाएगा, देन वो न्यूक्लियर पोर से जाता है कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक। देन न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद वो क्या करता है, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होता है उसको, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को कंट्रोल करने के यहाँ पर कुछ कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या करता है, जो एनपीआर होता है एंट्री के बाद, वो उस कंपाउंड को क्या करता है, रिमूव करता है। और जब वो रिमूव करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो प्रोमोटर साइड से एक्सप्रेस करने लगेगा, ठीक। तो एक्सप्रेस जब करेगा तो डिफेंस जीन को एक्टिवेट करता है अल्टीमेट। तो विदाउट एनपीआर यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है इनसाइड द न्यूक्लियस वो एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक। तो उसको आगे हम देखेंगे बाद में, सारे स्टेप्स हो जाएंगे। तो अभी आपको यहाँ पर देखना है आरओएस का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक, समझ में आया इतना सबको? यस सर। ओके। So ROS also have signaling function mediating defense gene activation and establishment of additional defense by redox control of transcription factors. तो ये redox हेलो हेलो। हेलो सर, आपने ये बताया था ना कि जो आरओएस होता है वो जब पैथोजन इन्फेक्ट करता है तब यस, होता है। तो यहाँ तो आरओएस सर सिग्नलिंग मतलब ऐसे को एंड अदर मतलब डिफेंस सिस्टम में वर्क कर रहा है। तो वो ये पैथोजन के थ्रू होता है या डिफेंस सिस्टम के थ्रू, मतलब समझ में नहीं आया सर थोड़ा सा। एक्चुअल में जो आरओएस होता है वो आफ्टर द परसेप्शन ऑफ पैथोजेनिक मॉलिक्यूल, जब वो परसेप्ट हो जाएगा थ्रू द रिसेप्टर साइट ऑफ होस्ट सेल, ठीक। परसेप्शन के बाद वहां पर पराक्सीडेज जो है या एनएडीपीएच ऑक्सीडेज जो है ये अपने एक्टिविटी में आते हैं, एक्सप्रेस करने लगते हैं, देन वहां पर आरओएस का जनरेशन होगा। तो आरओएस का जो वर्क होता है, ठीक, आरओएस का वर्क तो होता है एक टाइप से जो सिग्नलिंग इवेंट है उसमें भी ये होता है स्ट्रेंथिंग ऑफ सेल वॉल। तो जो सिग्नलिंग इवेंट है इसको हमने यहाँ पर समझा है। तो आरओएस जो डिफरेंट टाइप के जो काइनेजेस हैं, ठीक, विदाउट काइनेज यहाँ पर कोई भी अगर सिग्नलिंग पाथवे जो है वो प्रोसीड होता है काइनेज से, ठीक, चाहे वो सीडीपीके हो या एमएपीके, ठीक। तो वो काइनेज में भी कंट्रीब्यूशन देता है, एमएपीके या सीडीपीके जो सिग्नलिंग जो कंपाउंड है उनमें भी इसका कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक। रिडॉक्स भी को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक। सैलिसिलिक एसिड में भी इसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो सैलिसिलिक एसिड जो होता है ये एक्चुअल में प्रेजेंट होता है, ठीक। थायोरिडॉक्सिन मॉलिक्यूल जो होता है, थायोरिडॉक्सिन जो होता है वो एक्टिवेट्स होता है, थायोरिडॉक्सिन प्रोडक्शन करते हैं किसका, सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड का, ठीक। बट आरओएस इसको भी कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स को भी ये नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू कंट्रोल करता है, ठीक। तो इसका जो आरओएस का जो वर्क होता है एक साथ कई सारा वर्क होता है, ठीक। वही चीज यहाँ पर हमने डिस्क्राइब किया। तो डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्टली ये क्या करता है, डिफेंस जीन को या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को भी ये एक्टिवेट करता है, ठीक। ये सारा जो प्रोसेस है ये सर साइटोप्लाज्म में ही होता है ना, और उसका क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर ये आरओएस का जो वर्क होता है सरासर साइटोप्लाज्म में ही होता है ना, कुछ इसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को छोड़ के। यस, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड सेल वॉल एसोसिएटेड जो peroxidase एंड एनएडीपीज ऑक्सीडेज होता है यही आरओएस को जनरेट करता है बेसिकली, ठीक। अभी आगे इसका और भी लिटरेचर है उसको देखेंगे तो आप समझ में आएगा और अच्छे से।
So ROS also have signaling function mediating defense gene activation and establishment of additional defense by redox control of transcription factors. Okay. ROS can also mediate the generation of phytolexins and secondary metabolites that arrest the pathogen growth. ठीक, तो ये फाइटोलेक्जिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है इनको भी एक टाइप से इनके जनरेशन में, इनके फॉर्मेशन में भी आरओएस का रोल होता है. ठीक, बट आरओएस आर मोस्ट डिस्टिंक्टली एसोसिएटेड विद द एचआर, a localized response at the site of pathogen attack that displays programmed cell death and that could contribute to limit the speed of the pathogen. HR बेसिकली कहाँ पर होता है? एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जब कंफर्टेबल इंटरेक्शन होगा. ठीक, जो कंफर्टेबल इंटरेक्शन होगा मीन्स वहां पर HR डेवलप होगा या नहीं डेवलप होगा. मतलब जो HR होता है वो कंफर्टेबल रिएक्शन में डेवलप होगा या नॉन कंफर्टेबल में या इनकम्फर्टेबल में. इनकम्पेटिबल. यस, जब वहां पर रेजिस्टेंस रिस्पांस डेवलप होगा तो उस रेजिस्टेंस रिस्पांस के थ्रू HR एक्सप्रेस होता है. मींस हाइपर सेंसिटिव रिस्पांस एक टाइप से क्या है? रेजिस्टेंस रिस्पांस है अगेंस्ट द पैथोजन, क्योंकि एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन वहां पर जो सेल होते हैं, ठीक, उसमें क्या होता है? किल हो जाते हैं वो सेल, तो वो डिलिमिट कर देते हैं. जिन सेल का डेथ होगा या जो टिश्यू का डेथ होगा एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, वो क्या करता है? हेल्दी टिश्यू से उसको एक टाइप से अलग कर देता है. ठीक, तो उसको आगे देखेंगे. फाइटोलेक्जिन का भी फॉर्मेशन होता है कुछ हेल्दी टिश्यू में, उसके सराउंडिंग टिश्यू में जहाँ पर HR डेवलप होता है, या अलग अलग जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनका भी फॉर्मेशन होता है. ठीक, तो एक टाइप से HR जो होता है वो रेजिस्टेंस रिएक्शन का रिस्पॉन्स होता है. ठीक, डाउन रेगुलेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज ROS accumulation like superoxide dismutase, catalase, ascorbate peroxidase are enzymes that cope up with the excess of ROS. Okay. So changes in the level of antioxidant and detoxifying enzymes are responded to many pathogens that leads increase of ROS and activation of defense. ठीक, तो यहाँ पर डिफेंस एंजाइम का रोल भी ज्यादा होता है. इंपॉर्टेंट रोल होता है डिफेंस एंजाइम का, क्योंकि जो डिफेंस एंजाइम है, ठीक, यहाँ पर ये पॉइंट है, चेंजेस इन द लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स आर रिस्पॉन्डेड टू मेनी पैथोजेंस दैट लीड्स इंक्रीज ऑफ ROS. पैथोजन जितना वहां पर इन्फेक्शन करेगा, ठीक, उसके रिस्पांस में उतना ही ज्यादा ROS वहां पर जनरेट होगा रेजिस्टेंस या डिफेंस रिस्पांस के लिए. एक्टिवेशन ऑफ डिफेंस रिस्पांस के फॉर्म में वहां पर ROS जनरेट होगा. तो वहां पर कुछ स्कैवेंजरिंग एंजाइम होते हैं जो कि ROS को स्लो डाउन करते हैं. ठीक, उसको कंट्रोल करते हैं. अदरवाइज ROS क्या करेगा? अगर एक्सेस अमाउंट में वहां पर ROS का जनरेशन हो रहा है तो एक लिमिटेड अमाउंट तक तो ठीक है होस्ट सेल के लिए, लेकिन अगर वहां पर एक्सेस अमाउंट में होगा तो वो क्या करता है? जो सेल मेम्ब्रेन है उसको भी ब्रीच कर देता है, तो लीकेज हो सकता है. जो सेल साइटोसोल है उसका श्रिंकेज हो सकता है. ठीक, बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं ROS के, इसलिए वहां पर एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक, so reduction of the antioxidant machinery lead to enhanced HR and defense to pathogens. Cytosolic calcium is required for ROS protection. ये सब हमने देख लिया लास्ट स्लाइड में. नेक्स्ट है फाइटोलेक्जिन्स. तो जो फाइटोलेक्जिन्स है एक टाइप से क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट. रेजिस्टेंस केमिकल्स मॉलिक्यूल है. ठीक, जो कि डेवलप होता है कहाँ पर? रेजिस्टेंस सेल में डेवलप होगा या ससेप्टेबल सेल में? रेजिस्टेंस सेल में. ये जो रेजिस्टेंस सेल होंगे उसमें फाइटोलेक्जिन का फॉर्मेशन होता है. ठीक, ओके. फाइटोलेक्जिन्स हेल्दी सेल में डेवलप होता है या इन्फेक्टेड सेल में? हेल्दी सेल में जो इन्फेक्टेड सेल के नियर बाय है. यस, जो हेल्दी सेल होते हैं एडजेसेंट टू इन्फेक्टेड सेल वहां पर फाइटोलेक्जिन होता है, क्योंकि जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं वो कुछ सिग्नलिंग या केमिकल कंपाउंड को रिलीज करते हैं, तो उनके सेंस के थ्रू जो हेल्दी सेल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं,
और उस एक्टिवेशन फॉर्म में वो एक्टिवेटेड फॉर्म में वो फाइटोलैक्सिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, जो फाइटोलैक्सिन होता है ये एक लिमिटेड अमाउंट में, अगर वो मतलब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में बनता है तभी वो वर्क वर्क करेगा, वरना अगर लो कंसंट्रेशन में फाइटोलैक्सिन बहुत ही लो कंसंट्रेशन में बनता है तो इसका कोई यूज नहीं होता, अनयूज होता है। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे फाइटोलैक्सिन्स आर टॉक्सिक एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन एप्रिसिएबल अमाउंट्स इन प्लांट only after stimulation by various types of phytopathogenic microorganisms or by chemical and mechanical injury। इन सभी के रिस्पांस में फाइटोलैक्सिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, फाइटोलैक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हेल्दी सेल्स adjacent to localized damaged and necrotic cells in response to materials diffusing from the damaged cells। So phytolexins are not produced during compatible biotropic infections। मीन्स जो ससेप्टेबल रिस्पॉन्स होगा, ठीक, या जो ससेप्टेबल रिएक्शन होगा उसमें फाइटोलैक्सिन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। रेजिस्टेंस occurs when one or more phytolexins reach a concentration sufficient to restrict pathogen development। तो वहां पर अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट में अगर फाइटोलैक्सिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये एज ए रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स डेवलप करेगा। ठीक, इसको आगे फिर देखेंगे फाइटोलैक्सिन्स, फाइटो एंटीसिपेंस वगैरह। ओके, अभी आज की क्लास में इतना रखते हैं। कोई अगर डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो आप। How much amount of phytolexin is required for resistance? हाउ मच अमाउंट? Hmm. अमाउंट तो पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता है कि कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, बट एक अलग अलग सेल के बेसिस पे वो डिपेंड होता है कि उस सेल में कितना, अलग अलग सेल जो होता है वो उसके सेल के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है कि कितने कंसंट्रेशन में वो रिक्वायर्ड करता है अगेंस्ट द पैथोजन। कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है, Hmm. बट एक नैनो मोलर कंसंट्रेशन में रिक्वायर्ड होता है। ठीक, ऐसा कोई Okay. कंसंट्रेशन एग्जैक्ट नहीं कि कितना कंसंट्रेशन में चाहिए फाइटोलैक्सिन। और सर आपने वो बोला था कि एडॉप्टेड पैथोजन और नॉन एडॉप्टेड पैथोजन, तो उसका डिफरेंस क्या है? ओके, जो एडॉप्टेड पैथोजेंस होते हैं, जब कोई पर्टिकुलर जो पैथोजन है, ठीक, वो जो होस्ट सेल है उसके सिस्टम में अगर आ गया, ठीक, उस पैथोजन को कोई भी मॉलिक्यूल्स या कुछ ऐसा आ गया जो कि एडॉप्ट कर गया, ठीक, अब वो होस्ट सेल के अंदर है, इनसाइड द होस्ट सेल है, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे एडॉप्टेड, क्योंकि वो अडॉप्ट कर गया। ठीक, और जो नॉन एडॉप्टेड होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल पे ही उनका वर्क होता है। ठीक, क्योंकि वो वहीं पर वो उनको चेक करते हैं या उसको प्रिवेंट करते हैं एंट्री से, जो पीआरआर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, या जो होस्ट हम्म, सेल के जो और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस पे भी उनको चेक कर देते हैं, तो वो एंट्री नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं नॉन एडेप्टेड, या उसको बोल सकते हैं जनरलाइज्ड पैथोजेंस। उनके पास कोई हम्म, पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है कि जो अडॉप्ट कर सके होस्ट सेल में। ठीक, तो ये मेजर डिफरेंस हम्म। होता सर हेलो सर। है। यस, सर ये जो आपने रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का बताया था ना, उसमें आपने बताया कि जैसे NADPH प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा और जो परऑक्सीडेज होगा वो सेल वॉल में होगा। यस, लेकिन अगर कलेक्टिवली देखें कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है तो वो साइटोप्लाज्म में एक्ट करती है या फिर? एक्चुअल में देखो, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होता है, ठीक, वो बनता कहाँ पर है? वो बनता है एपोप्लास्ट में एक्चुअल में, और उसके साथ साथ वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज वर्क करता है वहां से भी, जो एपोप्लास्ट में बनता है, जो मेम्ब्रेन पे भी बनता है। ठीक, वो कलेक्टिवली वर्क करते हैं कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। ठीक, क्योंकि जो हमारे जो प्लांट्स के इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकाइंड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वो सारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? साइटोसोल में। तो उनको अल्टीमेटली अफेक्ट कर रहा है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। इट मीन्स जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का जो मोस्ट ऑफ द वर्क होगा वो कहाँ पर होगा? साइटोसोल में, यानी साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक, क्योंकि सिग्नलिंग में भी ये वर्क करता है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स को भी अफेक्ट करता है, तो इसलिए ये इसका वर्क जो होगा मेनली वो होगा साइटोसोल में। बट मोस्ट ऑफ द एप्रिसिएबल अमाउंट जो होगा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का वो जनरेट होता है कहाँ पर? एपोप्लास्ट में। ओके, ओके।
सर ये आरओएस एक प्रकार से पीटीआई और ईटीआई जनरेट करने में ही काम आ रहा है ना? पीटीआई एंड ईटीआई के रिस्पांस में बनता है, ठीक। तो पीटीआई ईटीआई दोनों में होगा, ये पॉइंट हमने। मतलब जो बाहर अगर रोक रहा है, जैसे आपने कहा नॉन अडप्टिव, जैसे वो सेल वॉल को रिज्ड करके, तो पीटीआई के तौर पे अपने बोल सकते हैं। हाँ, और पीटीआई में भी अंदर बनेगा। और अंदर जैसे कोई हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो वो एपीआई के तौर पे। क्या क्या? साइटोसोल, एक बार फिर से। साइटोसोल जैसे बाहर रोक रहा है तो वो तो मतलब पैथोजन को, तो जैसे सेल वॉल को रीड करके वो तो पीटीआई के तौर पे कह सकते हैं। और अंदर जैसे हाइपर सेंसिटिविटी और हाँ रेसिस्टेंट क्रिएट कर रहा है तो वो एटीआई के तौर पे अपने बोल सकते हैं उसको। हाँ। मतलब सर तो आरओएस जो होगा पीटीआई, वो एलएआर में आएगा ना सर? आरओएस एलएआर और सिस्टमिक रेजिस्टेंस में भी होगा, क्योंकि वो एपोप्लास्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। साइटोसोल तक उसका वर्क हो रहा है। तो जो पीटीआई होता है, ठीक, पीटीआई को भी गवर्न करने वाले कुछ डिफेंस जीन होते हैं। ऐसा नहीं कि पीटीआई एकदम से ऐसा जीन से गवर्न नहीं हो रहा है, ठीक। वो भी एक टाइप से रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स है। तो कोई भी रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स होगा वो गवर्न होगा अल्टीमेटली जीन से, ठीक। तो जो आरओएस का वर्क होगा वो दोनों में होता है। तो ये आरओएस ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन के बाद वो अल्टीमेटली, सॉरी, इन्फेक्शन के बाद वो ऐसे अपने आप वो बनने लगता है, ऐसा नहीं है। आरओएस को भी गवर्न करने वाले कुछ डिफेंस जीन होते हैं, ठीक। तो वो भी एक टाइप से जेनेटिक मैकेनिज्म से रेगुलेटेड होता है। रिसर्च लिटरेचर में अगर आप लोग देखेंगे तो आरओएस जो है वो भी जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे बनने लगता है। लेकिन ये कि जब ज्यादा वहां पर आरओएस का जनरेशन होगा, इट मीन्स वहां पर जो आरओएस जनरेट करने वाले जीन्स जो हैं वो अप रेगुलेटेड होते हैं, ठीक। तो इसलिए ज्यादा आरओएस वहां पर बनेगा। ओके। सर इस यूनिट के लिए कोई लिटरेचर बुक कौन सी मतलब अच्छी है? इस यूनिट के लिए लिटरेचर बुक, एक बुक से तो नहीं होगा कुछ, क्योंकि एक बुक में सब कुछ सफिशियंट नहीं है। हाँ मतलब जितना बेसिक वगैरह जिसमें क्लियर हो जाए तो। बेसिक वगैरह तो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट, जीएन एग्रीओस आप लोग देख सकते हो थोड़ा, लेकिन उसमें भी उतना सफिशियंट नहीं दिया है मटेरियल। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है इसको, डेप्थ में अभी जाएंगे, बहुत सारी चीजें इसमें हैं आपको वो तो होपफुली। धीरे धीरे क्लियर होगा। हेलो। हाँ जी, वो धीरे धीरे क्लियर होगा। हाँ, अभी वो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन क्लियर हो जाएगा सब, क्योंकि काफी सारी इसमें पॉइंट्स हैं, उसको देखेंगे अभी एक सर एक स्टेप। जैसे पैथोजन का एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे बहुत ज्यादा होता है वहां पे एसओएस के जीन बहुत ज्यादा होते हैं, सॉरी आरओआर के, आरओएस। आरओएस के सॉरी। आरओएस का अगर पैथोजन वहां पर ज्यादा एग्रीवेटेड फॉर्म में है, ठीक, तो आरओएस उसके रिस्पांस में ज्यादा जनरेट होगा। और उसके साथ साथ जो डिफेंस एंजाइम है, ठीक, जो डिफेंस एंजाइम है वो उसका भी वहां पर वर्क आ जाता है, क्योंकि जो तो डिफेंस सर हम एंजाइम। ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये डिफेंस एंजाइम वाले वो है या फिर मतलब पैथोजन के जीन है? पैथोजन के थ्रू हो रहा है या डिफेंस के थ्रू हो रहा है? मतलब वो जीन को लेकर के अगर हम बात करें, जीन और एंजाइम को लेकर बात करें अगर हम तो। ओके। तो एक्चुअल एक्चुअल में क्या है कि जो बायोटिक या एबायोटिक होता है, ठीक, हम्म। दोनों के केस में आरओएस जनरेट होता है, ठीक। चाहे वो लाइट इंटेंसिटी अगर ज्यादा हो गया, ठीक, जैसे किसी प्लांट में हम्म। क्लोरोसिस हो रहा है लाइट इंटेंसिटी की वजह से, वहां पर अफेक्ट हो रहा है प्लांट, तो वहां पर हम्म। भी आरओएस बन रहा है, ठीक। तो उस हम्म। आरओएस को देखने के लिए हम जो डिफेंस जीन होते हैं, ठीक, उनके एक्सप्रेशन को चेक करें। जैसे अभी देखो, जैसे कोई मानते हैं, जैसे फंगस का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक। बेसिकली समझना इस चीज को, फंगस का एग्जांपल लेते हैं तो जैसे पीआर प्रोटीन जो है, ठीक, पीआर जीन्स जो हैं, टोटल कितने इसके फैमिलीज हैं पीआर जीन्स के? 17। 17 है। तो इसमें कुछ जैसे हैं बैक्टीरिया के लिए जो इंपॉर्टेंट पीआर जीन है PR8 है, ठीक। फंगस के लिए जो है वो PR1 है, PR3 है। इस टाइप से जो पीआर जीन्स हैं, ठीक, इनके एक्सप्रेशन को हम देखते हैं, और इस एक्सप्रेशन में अगर वहां पर अप रेगुलेशन हो रहा है, इट मीन्स वहां पर जो पैथोजन है या कोई भी जो एबायोटिक स्ट्रेस है उसका एक्टिविटी वहां पर ज्यादा है, इस वजह से वहां पर आरओएस जो है वो ज्यादा जनरेट हो रहा है। तो अल्टीमेटली हम कहाँ से उसको चेक कर रहे हैं? जो जीन है उसके एक्सप्रेशन के बेसिस पे। तो अगर फंगस का वहां पर इन्फेक्शन हुआ है तो फंगस के बेसिस पे वहां पर आरओएस जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए हम PR1 जीन देखेंगे, ठीक, PR3 देखेंगे।
अगर वहां पर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के थ्रू बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से वहां पर आरओएस जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम PR8 जीन को हम वहां पर उसका एक्सप्रेशन देखेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि किस स्ट्रेस के लिए कौन से PR जीन एक्टिवेट होते हैं, वो साइटेड है, तो उसके एक्सप्रेशन को हम देख सकते हैं और कोरिलेट कर सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो उस स्ट्रेस के लिए है या नहीं है। ठीक, तो ये डिटरमाइन कर सकते हैं हम। समझ में आया कि नहीं है? ओके सर। ओके। सर और किस आपने वर्की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में बोला था, तो वर्की एक्चुअल में है क्या? विरिकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मोस्ट जनरलाइज फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से मोस्ट ऑफ द प्लांट फैमिली में प्रेजेंट होता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे, क्योंकि ये एक वास्ट टॉपिक है, इसको बाद में देखेंगे। बस अभी आपको याद रखना है कि जो विरिकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है ये प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ द प्लांट फैमिलीज। इवन ये राइस के केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विरिकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक, इसको आगे डिटेल में देखेंगे जब बायोट्रॉपिक या सॉरी बायोटिक एबायोटिक जो इंटरेक्शन होगा, तो इसका जो टॉपिक आएगा उसमें हम देखेंगे इसको डिटेल में। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सारे देखेंगे बाद में। हेलो। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। वेलकम।